नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी में। तो आज हम हमारी हिंदी में करेंगे कक्षा 10 की जो कृतिका पुस्तक है उसका पाठ जॉर्ज पंचम की नाक। जो ये पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, ये कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य लेख है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि व्यंग्य लेख किस प्रकार का होता है। व्यंग्य लेख इस प्रकार का होता है कि किसी भी एक बात पर कटाक्ष करना। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है जैसा कि पाठ में दर्शाया गया है, लेकिन वो एक हमारी सोच पर कटाक्ष किया है। लेखक ने इस पाठ में जो हमारे भारतीय लोग हैं उनकी जो गुलामी सोच है कि देश आजाद हो गया है हमारा, लेकिन हम मानसिक रूप से अब भी गुलाम हैं विदेशियों के, उसी बात पर व्यंग्य किया है और बहुत ही रोचक पाठ है। आइए हम शुरू करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक। तो मैंने ये पाठ का नाम लिख लिया है। तो इस पाठ में लेखक ने जिक्र किया है उस समय का जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनको भारत का दौरा करना था। देश आजाद हो चुका था और महारानी जो एलिजाबेथ है द्वितीय, उनको अपने पति के साथ भारत का दौरा करना था। उन्हें 3 स्थान पर जाना था, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। यहाँ 3 स्थानों का दौरा करना था और ये तो बड़ी खबर थी कि महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही है, तो उसके लिए बड़ी तैयारियां करनी थी। तो उसी के बारे में लिखा है कि किस प्रकार जब एलिजाबेथ के दौरे की बात हुई तो अखबारों में यही खबरें छप रही थी। जो खबरें इंग्लैंड में छप रही थी कि किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, एलिजाबेथ कैसे कर रही हैं, तो वही खबरों की जो कतरने हमारे अखबारों में सब छप रही थी। महारानी एलिजाबेथ हैं जो, उन्होंने इस दौरे के लिए विशेष तौर पर भारत से एक हल्का नीले रंग का रेशमी कपड़ा मंगवाया था सूट सिलवाने के लिए, जिसकी उस समय कीमत 400 पाउंड थी, लगभग 5000 रुपए थी। तो ये खबरें सारी भारत के अखबारों में छप रही थी, इंग्लैंड के अखबारों में छप रही थी और वही कटिंग भारत के अखबारों में, अर्थात शंख इंग्लैंड में बज रहा था और उसका स्वर भारत में सुनाई दे रहा था। महारानी जो एलिजाबेथ है, उनके जो दर्जी है वो बड़ा परेशान था कि उनका किस तरह की सिलाई, क्या भी लेखिका महारानी जाएंगी तो उस दौरे पर वो क्या पहनेंगी, किस तरह का उनके वो सिलना है, उसकी बड़ी चिंता थी, बड़ा परेशान था। एक तो डर था कि कहीं खराब ना हो जाए कपड़ा, इतना महंगा कपड़ा है, इतना महंगा कपड़ा उस विशेष दौरे के लिए बनवाया। उनके घर की सारी खबरें, फिलिप के कारनामे वो अखबारों में छप रहे थे, उनके बावर्चियों के बारे में, नौकरों के बारे में, कुत्तों के बारे में, मतलब इतने जो हमारे समाचार पत्र थे वो उसी के बारे में भरे रहते थे, महारानी एलिजाबेथ के दौरे के बारे में। अब महारानी एलिजाबेथ को आना है दौरा करने के लिए, तो भारत भी तो विशेष तैयारियां करेंगे ना कि वो आ रही है, तो उनका स्वागत तो धूमधाम से होना चाहिए। स्वागत के साथ साथ अपने देश की भी स्थिति सुधारनी थी, अर्थात उसकी भी सजावट करनी थी। देखते ही देखते दिल्ली की सड़कें वो सब ठीक कर दी गई, मरम्मत कर दी गई, इमारतों पर रंग रोगन कर दिया गया, बाग थे, बगीचे थे, पेड़ पौधे लगा के बहुत सुंदर दिल्ली को सजा दिया गया। तभी अचानक एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या थी कि दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी और उस मूर्ति पर नाक नहीं थी, नाक कटी हुई थी। अभी नाक रहने ना रहने के भी बहुत पहले आंदोलन हो चुके थे। हमारा देश जब आजाद हुआ था, देखो हमारा देश इनके अधीन रहा था, तो लोग तरह तरह के आंदोलन कर रहे थे कि इनकी नाक रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए जॉर्ज पंचम की। आंदोलन, कुछ लोग नाक रहने के पक्ष में थे, कुछ नहीं रहने के पक्ष में थे, कुछ ऐसे भी थे जो दोनों तरफ के थे। तो इन्हें मूर्तियों की विशेष निगरानी की जा रही थी। और एक रात क्या हुआ कि सैनिक तैनात थे, गश्त कर रहे थे और किसी ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी थी और तब से वो नाक कटी हुई थी। वास्तव में बात क्या थी कि सम्मान नहीं था, जॉर्ज पंचम का कोई सम्मान नहीं करता था। उन्होंने हम पर इतने अत्याचार किए थे, तो उनकी मूर्ति का क्या सम्मान करना। तो ये बात वहां पर यही कह रही है। वास्तव में पत्थर की मूर्ति की नाक कौन काटेगा।
तो यही बात चल रही थी। अब सबके ध्यान आया कि महारानी एलिजाबेथ आ रही है और दिल्ली के राजपथ पे इंडिया गेट के सामने ही जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति लगी हुई है और उसकी नाक कटी हुई है। अब उसकी नाक कटना तो हमारे देश की नाक कटने के बराबर होगी कि हमारी इज्जत क्या रहेगी अगर नाक नहीं लगी। तो अब आनंद फानन में तैयारी की गई कि किसी भी प्रकार मूर्ति की तो नाक लगनी चाहिए, वरना महारानी के सामने हमारी नाक कट जाएगी। अब कमेटी बुलाई गई, मीटिंग की गई कि भी किस प्रकार इसकी नाक लगाई जाए। एक मूर्तिकार को बुलवाया गया। मूर्तिकार था तो बड़ा कलाकार, लेकिन पैसे की तरफ से थोड़ा सा लाचार था। जब वो आया तो मीटिंग में सबके चेहरे देखे, सब परेशान हैरान, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे आवाज सुनाई, एक ने कहा कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगानी है। वो सारा मामला समझ गया कि नाक की बात है, तो उसने कहा हाँ लग जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे ये बता दीजिए कि वो मूर्ति कब बनी थी और उस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था। अब ये बात सुनते फिर सब परेशान, क्योंकि किसी के पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। फिर सारी फाइलें खंगाली गई, पता किया जाए कि कलर को आदेश दिया गया पता करो वो पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था, कब मंगवाया गया था। आया कलर, बेचारा हैरान परेशान कि वो तो नहीं पता लग रहा। इसके बारे में फिर सब परेशान है, क्योंकि जो फाइलें थी वो खत्म हो चुकी थी, किसी को पता ही नहीं था ये मूर्ति कब बनी थी, कहाँ से आया था पत्थर। मूर्तिकार ने फिर हिम्मत दिखाई कि घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, पत्थर का पता नहीं लग रहा तो मैं प्रयास करूँ। उसने विश्वास दिलाया मीटिंग में कि मैं हर पहाड़ पर जाऊंगा, पहाड़ों पर घूमूंगा और एक एक पत्थर को चेक करूंगा और जिस पत्थर से ये मूर्ति बनी है उस पत्थर को मैं ढूंढ कर लाऊंगा और इसकी नाक लगा दूंगा। अब सब खुश हो गए। जो मीटिंग के अध्यक्ष थे उन्होंने तो भाषण भी दे दिया कि ऐसा क्या है जो भारत नहीं कर सकता, अगर हम खोजे, हमारे मन में इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है, और सारी चीज हमारे भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमने विदेशों से नहीं अपनाई है। ठीक है, अब मूर्तिकार रवाना हुआ पहाड़ों की तरफ, सारे पहाड़ों में घूमा कि वो पत्थर का, मूर्ति के जो पत्थर था उस पत्थर की तलाश में घूम रहा था। उसने सारे पहाड़ों की खाक छान ली, लेकिन उसे वो पत्थर मिला ही नहीं जो हमारे यहाँ था। अब उसने बताया ये तो कोई विदेशी पत्थर है, हमारे यहाँ तो था ही नहीं, ये पत्थर मिलता ही नहीं हमारे देश में, तो विदेशी पत्थर है। अब वो फिर परेशान, अध्यक्ष कहते कि धिक्कार है, हमने विदेश का सब कुछ अपना लिया, एक पत्थर नहीं अपना सके हम। और फिर वही परेशानी हो गई, क्योंकि मूर्ति की नाक तो हर हालत में लगवानी ही पड़ेगी, महारानी के आने से पहले मूर्ति की नाक लग जानी चाहिए। फिर मीटिंग बुलाई गई। अब जो मूर्तिकार था उसने एक विशेष मशवरा दिया, सलाह दी, और इस शर्त पर कि ये बात बाहर तक नहीं जानी चाहिए। मीटिंग हॉल के दरवाजे बंद कर लिए गए कि बाहर किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हम क्या फैसला ले रहे हैं। और बंद कमरे में मूर्तिकार ने सलाह दी कि हमारे देश के बहुत सारे नेता हैं जिनकी मूर्तियां बनी हुई है, और मूर्तिकार ने कहा कि मैं जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक है उसका नाप ले लूंगा और हमारे देश के जितने भी नेताओं की मूर्तियां बनी हुई है उन मूर्तियों के नाक से मिलाकर देखूंगा। जिस भी नेता की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से मिल जाएगी, उसी नाक को काट कर ले आऊंगा और इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दूंगा। अब पहले तो सब हैरान, घबरा गए, क्योंकि फैसला मुश्किल था, लेकिन समस्या तो अपने स्थान पर थी ना कि महारानी के आने से पहले नाक लगनी चाहिए। तो मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई, चुपचाप, किसी को कुछ नहीं बताया। अब मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक का नाप लिया और वो चल पड़ा हमारे देश के जितने भी नेता थे उनकी मूर्तियों के पास। वो हमारे देश के प्रत्येक नेता की मूर्ति के पास गया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सब नेताओं की मूर्तियों के पास गया कि किसी भी मूर्ति की नाक का नाप अगर जॉर्ज पंचम की नाक से मिल जाए तो वो उसकी नाक ले लेगा। लेकिन सबकी मूर्तियों की जो नाक थी वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। अब मूर्तिकार परेशान, उसने बताया। उसकी बात सुन के मीटिंग में सभी हैरान हो गए कि अब क्या होगा, नाक लगानी तो बहुत जरूरी थी। लेकिन फिर मूर्तिकार उनको याद दिलाता है कि जो बिहार सेक्रेटेरिएट है
उसके सामने सन 1942 में शहीद हुए कुछ बच्चों की मूर्तियां लगी हुई है। तो वो कहता है कि मैं उन बच्चों की मूर्तियों के नाक का नाप लेकर आता हूँ, शायद उनकी नाक मिल जाए जॉर्ज पंचम की नाक से, तो मैं उनकी नाक, उनमें से किसी एक की नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दूंगा। अब मूर्तिकार गया बिहार सेक्रेटेरिएट, वहां पर बच्चों की मूर्तियां लगी हुई थी जो सन 1942 में शहीद हुए थे। तो मूर्तिकार हर एक बच्चे की नाक का नाप लेता है, लेकिन सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, अर्थात बच्चों की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी थी। तो ऐसे में जब वो आकर बताता है कि कोई भी नाक नहीं मिल रही है, किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिल रही है, सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, तो मीटिंग में जो कमेटी बनाई थी सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर महारानी एलिजाबेथ आएगी और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं होगी तो वो तो उनकी नाक ना होने के बराबर हो गई, तो देश की नाक कट जाएगी। अर्थात जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर अगर नाक नहीं होगी तो उससे हमारे देश की बदनामी हो जाएगी कि उनके जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है। तो ऐसे में जो मूर्तिकार है उसके दिमाग में बड़ा ही हैरत अंगेज ख्याल आता है और वो फिर से वही बिल्कुल सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं हॉल के और बिल्कुल एकांत में जाकर वो एक सुझाव देता है। वो कहता है कि किसी भी मूर्ति की नाक नहीं मिल रही। हमारे देश की जो 40 करोड़ प्रजा है, उस वक्त देश की आबादी थी 40 करोड़। तो मूर्तिकार सुझाव देता है कि हमारे देश की जो 40 करोड़ आम प्रजा है उनमें से किसी न किसी की नाक तो इस मूर्ति की नाक से मिल जाएगी। अर्थात मूर्तिकार सुझाव देता है एक जिंदा नाक लगाने की। वो सुझाव देता है कि एक जिंदा नाक लेकर जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए। और इतना सुनते ही जो कमेटी थी, मीटिंग चल रही थी, सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे की तरफ हिचकिचाते हैं, देखते हैं कि ये बड़ा खतरनाक सा इसने सुझाव दिया है। लेकिन मूर्तिकार फिर उनको दिलासा देता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं ये काम बड़े आराम से कर दूंगा, किसी को खबर भी नहीं हो पाएगी। अब सब उसको कहते हैं कि बड़ी एहतियात से करना है ये काम, किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे में जो मूर्तिकार है वो कमेटी से और कुछ पैसों की मांग करता है, उसको और पैसे दे दिए जाते हैं और वो उसको ये स्पष्ट हिदायत दे दी जाती है कि महारानी के आने से पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लग जानी चाहिए। वो कहते हैं निश्चिंत रहिए, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं ये काम कर दूंगा। अब जिस दिन महारानी एलिजाबेथ को आना था उससे एक दिन पहले क्या होता है, जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी उसके आसपास पहरे लगा दिए जाते हैं, किसी को उस तरफ आने नहीं दिया जाता। बस अखबारों में इतना ही पता लगता है कि मसला हल हो गया, ये नहीं बताया जाता कैसे हल हुआ। फिर मूर्तिकार कड़ी निगरानी में, किसी को पता ना लगे, एक जिंदा नाक मूर्ति पर लगा देता है। जो मूर्ति थे उसके आसपास जो तालाब था उसकी सारी मिट्टी साफ की जाती है, उसकी काई हटाई जाती है, उसमें ताजा पानी डाला जाता है ताकि जो जिंदा नाक उसकी मूर्ति पर लगाई गई है वो सूखने ना पाए। और जब अखबारों में इतनी खबर छपती है कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उस पर नाक लगा दी गई है और वो नाक पत्थर की तो बिल्कुल नहीं लगती, उसको देखकर ऐसे लगता है कि मानो कोई जिंदा नाक हो। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस दिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगती है उस दिन अखबार में कोई खबर नहीं छपती, कोई मुहूर्त नहीं होता, किसी का उद्घाटन नहीं होता, कोई शुभ कार्य नहीं होता, ये बताया गया। अर्थात कहने का भाव ये है कि जिस व्यक्ति की नाक लगाने के लिए हमारी प्रजा में से किसी एक की नाक लगाई गई है, वो भी हमारी नाक कटने के बराबर है। ऐसे व्यक्ति के सम्मान के लिए अपनी नाक कटाना ये बड़ी शर्म की बात थी। तो ये इस पाठ का अंत। इस पाठ में लेखक ने हमारे देश की जो गुलाम मानसिकता है उस पर व्यंग किया है कि किस प्रकार हमारा देश आज भी मानसिक रूप से गुलाम है। वो आजाद बेशक हो गया लेकिन फिर भी विदेशियों की गुलामी करता है, कोई भी हो उनकी गुलामी करने से पीछे नहीं हटता। तो कुल मिलाकर ये पाठ का सार है। तो ये था हमारा 10वीं कक्षा का जो पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक, उसका सार। बहुत ही छोटा सा और एक रोचक पाठ है कि व्यंग्य लेख है, तो
वास्तव में ऐसा होता नहीं है कि पत्थर की मूर्ति पर किसी की जिंदा नाक लगाई जाए, लेकिन कमलेश्वर जी ने ये एक व्यंग्य लेख लिखा है। नाक लगना अर्थात यहाँ पर नाक किसका प्रतीक है? इज्जत का, सम्मान का। कहते हैं नाक कटना, नाक कट गई। तो ये सारा पाठ इसी मुहावरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। जॉर्ज पंचम की नाक कट गई मतलब उसकी इज्जत, उसका सम्मान खत्म हो गया था और उसको दोबारा से सम्मान दिया जा रहा था इतना अधिक कि महारानी एलिजाबेथ आ रही है तो उसका सम्मान उतना ही होना चाहिए। हालांकि हमारे मन में उसके प्रति इतना सम्मान नहीं है, लेकिन लेखक दिखा रहा है हमारे देश के लोगों की गुलाम मानसिकता के बारे में कि वो विदेशियों के प्रति कितना अब भी मानसिक रूप से गुलाम है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।